नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम समास को लेकर के आगे चलते हैं। अपादान तत्पुरुष समास, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है, तत्पुरुष समास के भाग कर्म तत्पुरुष से लेकर के संप्रदान तत्पुरुष तक हमने पढ़ लिए, उदाहरण लिख लिए। आज हम अपादान तत्पुरुष के उदाहरण लिखेंगे। तो अपादान तत्पुरुष में से कारक चिन्ह जो अलग होने का भाव देता है का लोप रहता है। इसमें उदाहरण लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम। समस्त पद बराबर समास विग्रह। उदाहरण नंबर 1, देश निकाला। देश निकाला विग्रह हो जाएगा देश से निकाला। तो इसमें कारक चिन्ह है से का मतलब अलग होने का भाव प्रदर्शित करता है। नंबर 2, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट तो हो गया पथ से भ्रष्ट। पथ का मतलब होता है रास्ता, तो रास्ते से अलग है, रास्ते से हट गया, भ्रष्ट हो गया रास्ता। नंबर 3 है पथभ्रष्ट से कुछ और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं। भयभीत, भयभीत तो भय से भीत, भयभीत, भय से भीत। अगला चौथा उदाहरण है आशातीत। आशातीत, आशा से अतीत, आशा से अतीत। 5 नंबर उदाहरण है आशा से अतीत के बाद में ऋण मुक्त, तो हो जाएगा ऋण से, अच्छा ऋण मुक्त पहले लिखते हैं। ऋण मुक्त का समास विग्रह हो जाएगा ऋण से मुक्त। समास विग्रह कुछ उदाहरण 1-2 और लिख देते हैं। आपको तकरीबन प्रत्येक समास के 10 उदाहरण लिखना है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो अपादान तत्पुरुष समास में से अलग होने का भाव है जो लोप रहता है। इसमें कारक चिन्ह से का प्रयोग होता है विग्रह करने पर। तो अन्य उदाहरण आपको और लिखना है। आगे नंबर 5, 5वां है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, तो संबंध तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह है के, का, की का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष समास में के, का, की का लोप होता है, ये कारक चिन्ह है। तो जैसे उदाहरण लिखते हैं। नंबर 1, ऋषि कन्या। ऋषि कन्या, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा ऋषि की कन्या। नंबर 2 हो जाएगा
पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। नंबर 3 सभापति, सभापति, सभा का पति का, पहले वाले में की कारक चिन्ह है, दूसरे में का, तीसरे में भी का। तो समन तत्पुरुष में के का, की का लोप रहता है। तो इस प्रकार हम कम से कम अपनी कॉपी में 10 उदाहरण लिखेंगे। और भी है, जैसे गंगा जल, गंगा जल में हो जाएगा गंगा का जल। 5 नंबर नगर सेठ, नगर का सेठ, नगर का सेठ। तो ये हो गए 5 तत्पुरुष समास। लास्ट है, एक और है, नंबर 6 अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में, अधिकरण तत्पुरुष समास में पे पर चिन्हों का लोप होता है। तो ये ध्यान रखें, अधिकरण के जो भी उदाहरण हैं उस उदाहरणों में पे पर आदि कारक चिन्हों का लोप रहता है। तो हम उदाहरण के तौर पर लिखते हैं। नंबर 1 जैसे सिर दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द का हो जाएगा सिर में दर्द, सिर में दर्द। तो कुछ उदाहरण और भी है, जैसे नंबर 2 है आप बीती, आप बीती। तो इसमें हो जाएगा आप पर बीती, आप पर बीती। तो मैं पर। कुछ और भी उदाहरण ले लेंगे हम। नरोत्तम, नरोत्तम। तो हो जाएगा नरों में, नरो यानी मनुष्य, नरो यानी मनुष्य, नरों में उत्तम। मैं कारक चिन्ह आ रहा है, मैं आ रहा है, इसमें भी मैं है। कुछ उदाहरण और ले लेते हैं हम। नंबर 4 है गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। तो यहाँ हो जाएगा गृह, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। नंबर 5 घुड़सवार, घुड़सवार। तो हो जाएगा घोड़े पे, घोड़े पे सवार। इसमें पे आ रहा है। तो इस प्रकार के मैं पे पर के हमने उदाहरण लिख दिए। आपको 5 अन्य और उदाहरण लिखे, कुल मिला के 10 उदाहरण लिखने हैं। तो ये तो था आपके तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हमने जो भाग हैं कारक चिन्हों के आधार पर हमने कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके 6 कारकों को यहाँ सम्मिलित किया है और उन कारक
चिन्हों को समझते हुए हमने समास विग्रह किया है। और अब हमें जो नंबर 3 समास के मुख्य भेदों में से नंबर 3 है जो कर्मधारय समास पढ़ते हैं। कर्मधारय नंबर 3 है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसकी सर्वप्रथम परिभाषा याद करेंगे। तो परिभाषा तो जैसे हमने बताया है कि जिस समस्त पद का, ये सभी समास में सर्वप्रथम बोलना है, यानी हर समास का कुछ ना कुछ पद है, 2 पदों की अलग अलग विशेषता होती है। तो नंबर है इसमें लिखेंगे मैं जिस समस्त पद का पहला पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। इसके अलावा एक अन्य परिभाषा एक और भी है जिसमें हमें विशेष्य और विशेषण के अलावा उपमेय और उपमान के आधार पर भी हम कर्मधारय समास को समझ सकते हैं। अन्य परिभाषा में हम लिखेंगे जिस समस्त पद का पहला पद उपमेय तथा द्वितीय पद उपमान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि उपमेय और उपमान क्या होता है। तो उपमेय और उपमान की हम परिभाषा लिखते हैं। उपमेय उपमान, उपमेय का मतलब होता है जिस शब्द की उपमा की जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, या जिस शब्द द्वारा उपमा दी जाती है। जिस शब्द की उपमा की जाती है, उपमान में जिस शब्द द्वारा किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसे उपमान कहते हैं।
उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे। समस्त पद बराबर समास विग्रह। समस्त पद बराबर समास विग्रह। नंबर 1 हो जाएगा महासागर, तो इसका हो जाएगा ये विशेष शब्द हो जाएगा महान। महान है जो सागर। तो हम परीक्षा में ये दोनों परिभाषाएं भी याद कर सकते हैं। अब आप पहले वाले लिखोगे तो भी सही है, द्वितीय वाले लिखोगे तो भी सही है। तो पहला उदाहरण है महान है जो सागर। तो महान तो है विशेषण, इस शब्द के उदाहरण में महान है विशेषण और विशेष्य है सागर। जिस शब्द द्वारा किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है वह तो है विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो है विशेष्य, या जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमा के योग्य है, जो दूसरे शब्द द्वारा उसको उसकी उपमा दी जाती है। तो महान है जो सागर। नंबर 2 है महापुरुष। तो महापुरुष का भी हो जाएगा महान है जो सागर। महाजन, महान है जो जन। जन का मतलब है लोग, महान लोग, बड़े लोग। तो इसमें पहला शब्द तो है विशेषण और द्वितीय जो पद है विशेष्य। नंबर 4 दहलता। तो ये हो जाएगा लता रूपी दह। दह यानी शरीर, लता यानी बेल, तो शरीर की जो उपमा है लता से की गई है। नंबर 5 मृग नयनी। तो मृग यानी हिरण, मृग के समान नैनों वाली, मृग के समान नैनों वाली। छठा उदाहरण है कमल नयन। कमल के समान नयन। तो इस प्रकार के उदाहरण इस कर्मधारय समास में होते हैं, जिसमें पहला पद विशेषण होता है और द्वितीय पद है जो विशेष्य होते हैं। तो इस प्रकार का हमें कुछ उदाहरण और लिखना अपनी कॉपी में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर उदाहरण हो तो हम इस समास को आसानी से समझ सकते हैं। तो आगे का जो नंबर 4 समास हैं हम लेते हैं कर्मधारय के बाद में द्विगु। द्विगु समास। अब हम जो द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। द्विगु समास में ये ध्यान रखना है कि पहला पद है जो संख्या वाचक हो, या ऐसे कह सकते हैं कि जिस समस्त पद का पहला पद है जो संख्यावाचक या गणना बोधक हो, जिसके हमें 1 2 3 एक से अधिक होना चाहिए, हम जिसे गिनती कर सकते हैं 3 4 5 जो भी है। तो जिसका हम परिभाषा लिखते हैं पहले, जिस समस्त पद का
पहला पद संख्या या गणना बोधक हो तथा द्वितीय पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा में याद करना है और कुछ हम इनके उदाहरण लिखते हैं ताकि पहले पद में संख्या का बोध हो। नंबर 1, जैसे हमने लिखा यहाँ पर है नवरत्न, तो हो जाएगा 9 रत्नों का, इसका समास वगैरह हम इस प्रकार करेंगे, 9 रत्नों का समाहार या कह सकते हैं समूह। नंबर 2 दूनाली हो गया, 2 नाल वाली। तो ये 2 है जो पहला पद संख्यावाचक है और अन्य अर्थ है जो प्रधान माना गया किसी वस्तु का नाम है। नंबर 3 है चौराहा, तो 4 पहला पद हो गया संख्यावाचक में, 4 राहों का मतलब रास्तों का समूह या समाहार। नंबर 4 हो गया शताब्दी में जैसे मतलब 7 धन अब्दी, अब्द का मतलब होता है वर्ष, तो हो गया शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह है, हो गया शताब्दी। इसके अलावा कुछ और उदाहरण लिखते हैं हमें। त्रिभुज, नंबर 5 में यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज, तो हो गया 3 भुजाओं का समूह। अंत में जो पूर्ण विराम लगा देना सबके, ताकि अशुद्धि ना माने जाए। नंबर 6 सप्ताह में हो जाएगा 7 दिनों का समूह। तो इस प्रकार ये 6 उदाहरण हो गए, समझने के लिए इतना काफ़ी है। कुछ आप और भी लिख सकते हैं, जैसे भाई 10 शताब्दी के अलावा पंचरात्र है, नवरात्र हैं, त्रिमूर्ति है, तिराया है। तो इस प्रकार का ये पहला पद संख्या वाला कुछ उदाहरण आपको और लिखना है। उसके बाद में हम अगला समास लेते हैं नंबर 5 में।
अगला समास है नंबर 5, द्वंद्वे। द्वंद्वे समास। द्वंद्वे समास। द्वंद्वे समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो ऐसे लिखेंगे हमें परिभाषा के रूप में, जिस समस्त पद के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जिस समस्त पद के दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा द्वंद्वे समास के दोनों पदों के बीच में या, वापिस रिपीट करते हैं, द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में या अंत में और या अथवा आदि को, या हम इसे इत्यादि भी कह सकते हैं, शब्दों का प्रयोग होता है। अंत में या बीच में और या अथवा आदि, या इसको इत्यादि भी बोल सकते हैं, शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब इनका हमें उदाहरण में इनका प्रयोग करके देखते हैं कि किन शब्दों का बीच में प्रयोग होता है और किन शब्दों का अंत में होता है। तो हम उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये लिखना जरूरी है ताकि समझ में आ जाए कि समस्त पद कौन सा है और समास विग्रह कौन सा है। समास विग्रह। तो उदाहरण में लेते हैं नंबर 1, माता पिता। तो माता पिता शब्द हमने ऐसे लिखे हैं, तो बीच में ये एक योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह का मतलब यहाँ पर जो कुछ शब्द है उनका लोप है और विग्रह करेंगे उस समय वो शब्द बीच में लगा दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माता और पिता। माता और पिता। नंबर 2 लिखेंगे जैसे भाई बहन। भाई बहन तो हो जाएगा भाई और बहन। तो बीच में और शब्द आ गया। तो हम इसके अलावा और भी कुछ शब्द लिखेंगे जैसे नंबर 3 है दाल रोटी। दाल रोटी। नंबर 4 है दाल रोटी के बाद में लिखेंगे रात दिन। रात दिन। और नंबर 5 में हो जाएगा शीतोषण। शीतोषण। नंबर 6 हो जाएगा ऊंच ऊंच नीच। नंबर 7 हो जाएगा लाभ हानि। नंबर 8 हो जाएगा लाभ हानि। और 8 में हम लिख देंगे कुछ जो अंत में आदि आने वाले शब्द लिखेंगे जिसमें कपड़े लत्ते
कपड़े लत्ते नंबर 9 हो जाएगा। बेल बूंटे, बेल बूंटे नंबर 10 हो जाएगा। बाल बच्चे, बाल बच्चे, तो ये कम से कम हमने 10 उदाहरण लिख दिए हैं। 10 उदाहरणों के हम समास विग्रह करते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं दाल रोटी का। दाल और रोटी। रात दिन का हो जाएगा रात और दिन। शीतोष्ण में लिखेंगे शीत यानी सर्दी और उष्ण, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, शीतोष्ण। और ऊंच नीच में हो जाएगा ऊंच या, तो या शब्द का प्रयोग हुआ इसमें। या और अथवा दोनों का एक ही होता है, कहीं अथवा भी कर सकते हैं, जैसे लाभ हानि है तो लाभ अथवा हानि, या लाभ या हानि भी कर सकते हैं, ऊंच या नीच। और लाभ हानि में लाभ या कर सकते हैं, अथवा भी लिख सकते हैं हमें हानि। और कपड़े लत्ते जो जुड़े शब्द होते हैं, एक समान समूह के शब्द होते हैं, उसके अंत में इत्यादि या आदि लगते हैं। कपड़े लत्ते आदि, बेल बूंटे आदि, बाल बच्चे आदि। तो इस प्रकार ये द्वंद्व समास की परिभाषा और उदाहरण हैं। तो कुछ अन्य उदाहरण और भी आपको घर से लिखना है। तो बच्चों आप इस प्रकार वीडियो से जुड़े रहिए और बराबर पढ़ाई करते रहिए। और होमवर्क के रूप में आपको जो अपनी व्याकरण की कॉपी है, जिसमें समास की परिभाषा, वेदों के नाम, परिभाषा और समस्त उदाहरण को समझते हुए अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग से करना है। तो आज तक हम जो द्वंद्व समास तक पहुंच गए हैं और आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आपको मैं फिर से जो अंत में धन्यवाद देता हूं। आगे की वीडियो में हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।